नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे भारत दुर्दशा नाटक की समीक्षा। इस नाटक का परिचय मैं इससे पहले एक वीडियो में करवा चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उसको देखकर भारत दुर्दशा नाटक के बारे में विस्तार से जान पाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये नाटक भारतेंदु हरीशचंद्र का नाटक है और ये नाटक अपने नाम को सार्थक करता है। यानी इस नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की दुर्दशा का चित्रण करना, और ये अपने नाम के साथ पूर्णतः सार्थक है। तो आइए इसके बारे में, इसकी समीक्षा के बारे में जानते हैं। देखिए, नाटक के तत्वों के आधार पर अगर हम इसकी समीक्षा देखें तो इसे हम 8 भागों में बांटकर कर सकते हैं। मैं तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कई बार इन्हीं तत्वों को आधार बनाकर पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक को अभिनेता की दृष्टि से क्या ये सफल नाटक है या नहीं, ये बताएं। संकलनत्रय या रंगमंचीयता की दृष्टि से क्या ये सफल नाटक है या नहीं, ये स्पष्ट करें। और क्या वर्तमान संदर्भ में ये नाटक पूर्ण है या उद्देश्यपूर्ण है या नहीं। तो इस तरह के प्रश्न इन्हीं में से निकल आते हैं। तो यहाँ पर तत्वों के बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले तत्व के बारे में जानते हैं, जो है कथा वस्तु। कथा वस्तु यानी नाटक में क्या कथाक्रम है, क्या कहानी है जिसको एक नाटक के द्वारा गूंथा गया है या नाटक में जिसको प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो भारत दुर्दशा नाटक है, इसकी कथा वस्तु को 6 अंकों में विभाजित किया गया है। इसमें प्रत्येक अंक में एक ही दृश्य है, यानी एक अंक में एक ही दृश्य को रखा गया है, बार बार दृश्य का परिवर्तन यहाँ पर नहीं है। अगर हम प्रथम इसमें बात करें तो देखेंगे कि भारत दुर्दशा का जो कथानक है, इसके माध्यम से पुनर्जागरण का प्रयास किया गया है। सबसे मुख्य इसमें कथा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है? पुनर्जागरण। किसको जगाने का प्रयास किया गया है? भारत की जनता को जगाने का प्रयास किया गया है। इसीलिए भारत की दुर्दशा के जो प्रमुख कारण है, उनकी खोज का प्रयास इस कथा वस्तु में किया गया है कि भारत की दुर्दशा क्यों हुई, उन कारणों का पता हमें करना चाहिए, ऐसा प्रयास यहाँ पर किया गया है। कथा का प्रारंभ होता है मंगलाचरण से। मंगलाचरण यानी प्रारंभ में मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है कथा में, जिसमें कि ये पंक्तियां आपने सुनी होगी। जय सतयुग थापन करन नासन मल्लेछ आचार, कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। यानी इसमें भारतेंदु जी धर्म को इसके साथ जोड़ते हैं, तत्कालीन परिस्थितियों के साथ अपने धार्मिक विचारों के द्वारा वो लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस काल में जो लोग हैं वो धर्म के प्रति बहुत ही आसक्त हैं। इसीलिए अपना धर्म के प्रति दृष्टिकोण इन्होंने प्रस्तुत किया ताकि लोग इनके विचारों के साथ जुड़ पाएं। ये कहते हैं कि जो कृष्ण है वो कल के अवतार का रूप धारण करके सतयुगी मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं। तो धर्म के आवरण में बदलाव के लिए भारतेंदु जी की व्याकुलता इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि धर्म का आवरण ओढ़कर वो बदलाव लाना चाहते हैं। कैसे? कल की अवतार के रूप में। अवतार किसके हैं? कृष्ण के। यानी जो कल की रूप में जन्म लेंगे कृष्ण, वो किस लिए? वर्तमान समय में या कलयुग में बदलाव लाने के लिए, कलयुग की समस्याओं को समाप्त करने के लिए जो कृष्ण है वो किस रूप में जन्म लेने वाले हैं? कल्कि के रूप में। और वो यहाँ पर जो मंगलाचरण है, इसमें प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसा करें, कल्कि अवतार का रूप धारण करें और इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर दे। तो यहाँ पर कथा वस्तु में सबसे मुख्य विचारधारा क्या है? पुनर्जागरण की है, और प्रारंभ इसका करते हैं मंगलाचरण से। इसके बाद जो इसका प्रथम अंक है या जो इसका पहला अंक है, इसके पात्रों के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पर मुख्य घटनाक्रम के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि पहले अंक में जो योगी है, ये क्या है? योगी एक लावनी गाता हुआ आता है, और उस लावनी में क्या है? देश के अतीत के गौरव के परिप्रेक्ष्य में वो वर्तमान दीनहीन दशा का वर्णन करता है कि हमारा जो भूतकाल था या जो हमारा अतीत है वो कैसा है? वो गौरवमयी है। लेकिन जो वर्तमान समय है वो कैसा है? हमारी कैसी अवस्था हो गई है? हीन दशा हो गई है, अर्थात दयनीय दशा हो गई है। किसकी? भारत की, क्योंकि भारत ही यहाँ पर मुख्य पात्र के रूप में भी है। तो यहाँ पर क्या बताया है
जो पहला अंक है उसमें योगी मुख्य पात्र है। तो वो बताना चाहते हैं अपनी लावनी के माध्यम से कि भारत का अतीत गौरवशाली था, लेकिन वर्तमान दशा कैसी है, बुरी दशा हो गई है। यहाँ पर राष्ट्रीय सरोकार की अभिव्यक्ति है, देशवासियों को जागृत करने का प्रयास किया है और योगी आह्वान करता है किसके माध्यम से, अपनी लावनी के माध्यम से। वो कहता है कि रोहू सब मिली के आवहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये पंक्तियां भी आपको पुस्तक में मिल जाएंगी। जब आप इस नाटक को पढ़ोगे तो ये पंक्तियां उसमें आसानी से मिल जाएगी। ये किसकी पंक्तियां हैं, योगी की पंक्तियां हैं। और ये योगी इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आओ सब मिलकर भारत भाई हम बैठकर रो लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमसे भारत की ये दुर्दशा नहीं देखी जा रही। यहाँ पर वो बैठकर रोने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं इस दशा को बदलने के लिए। तो कहते हैं हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, तो क्यों ना हम बैठकर रो ही लें। तो यहाँ पर योगी की लावनी के माध्यम से भारतीय आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है, यानी भारत की जो आत्मा है वो किस प्रकार क्रंदन कर रही है। ये प्रथम अंक में योगी की लावनी जो वो गाता है, लावनी एक गायन का तरीका, लावनी यानी एक गायन का रूप है, इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि भारत की अवस्था कैसी है। और ये किस में है, प्रथम अंक में इसको चित्रित किया गया है। अब दूसरे अंक की अगर बात करें तो दूसरे अंक में किसका दृश्य है, मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर किसका दृश्य है, शमशान का दृश्य है। और शमशान के दृश्य में क्या दिखाई देता है कि शमशान में कुत्ते, कौवे और सैयारों के बीच में कौन पड़ा है, फटेहाल भारत पड़ा है। भारत जो मुख्य पात्र के रूप में है, ये प्रतीकात्मक पात्र है। तो वहाँ पर फटेहाल भारत का प्रवेश है और वो अपनी रक्षा के लिए कभी तो ईश्वर की ओर ताकता है और कभी राज राजेश्वरी को पुकारता है, यानी वो उस समय की सत्ता को पुकारता है या ईश्वर को याद करता है। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि ये उन्हीं पूर्वजों का भारत है जो बिना लड़े सुई की नोक के बराबर जमीन देने को भी तैयार नहीं थे, यानी भारत भूमि के एक अंश पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता था। ये भारत भूमि हमेशा से ही शौर्य की प्रतीक रही है, आन बान शान की प्रतीक रही है। और आज यही भारत फटेहाल कमज़ोर भारत पड़ा है। और जो भारत दुर्दैव इसमें दूसरा पात्र है वो कौन सा है, भारत दुर्दैव। इसकी जो गर्जना है उसको सुनकर जो भारत नायक है वो बेहोश हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उसका जो आत्मविश्वास है वो समाप्त हो गया है, वो शून्यता में चला गया है। यानी भारत की जो आत्म शक्ति है वो अब समाप्त हो गई है। जो भारत दुर्दैव है ये यहाँ पर खलनायक की भूमिका में है, जो चारों ओर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है और नायक को समाप्त करने का प्लान बनाता है या नायक को समाप्त करने का कुचक्र रचता है। तो दूसरे अंक में शमशान का दृश्य है और बताया क्या गया है कि भारत की दशा कैसी है। अब तीसरे अंक को अगर देखें तो तीसरे अंक में क्या है, भारत दुर्दैव, जिससे कि भारत जो नायक है वो डर जाता है वो, और इसके साथ साथ जो सत्यनाश फौजदार है वो अपने भारत दुर्दशा मूलक प्रयोजनों को स्पष्ट करते हैं। यानी भारत दुर्दैव के साथ सत्यनाश फौजदार, ये दोनों पात्र मिलकर, देखिए यहाँ पर प्रतीकात्मक पात्र हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये दोनों पात्र मिलकर क्या योजना, क्या षड्यंत्र रचते हैं, भारत की दुर्दशा का षड्यंत्र रचते हैं। यहाँ पर भारत दुर्दैव की जो वेशभूषा है वो भी इसके चरित्र को स्पष्ट करती है। इसमें भारत दुर्दैव कैसी वेशभूषा में है, आधी तो मुसलमानी वेशभूषा पहन रखी है उसने, और जो दूसरी आधी है वो क्या है, क्रिस्तानी। और दोनों ही वेशभूषा मुसलमान और क्रिस्तानी यानी मुस्लिम द्वारा और जो अंग्रेज सत्ता से प्रभावित है उस वेशभूषा को इन्होंने धारण किया है। तो ये हमें क्या दिखाना है कि पहले हम मुसलमानों के गुलाम थे और आज हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। यानी भारत की जो दशा है वो हजारों वर्षों से गुलामी की दशा रही है और उसको प्रदर्शित कौन करता है, भारत दुर्दैव की वेशभूषा ये प्रदर्शित कर रही है। इसके बाद चौथे अंक को अगर देखें तो चौथे अंक में क्या है, चौथे अंक में जो मुख्य पात्र है वो कौन है, आलस्य है। आलस्य, अपव्यय, अपव्यय, रोग, मदिरा, अंधकार, ये कौन है, ये प्रमुख पात्र हैं। और ये कैसे पात्र हैं, ये प्रतीकात्मक पात्र हैं, प्रतीक है भारत की अवस्था के,
प्रतीकात्मक पात्र हैं और इनके माध्यम से ही, क्योंकि पात्र कौन से हैं, देखिए आलस्य यानी जो आलस करता है वो कभी विकास तरक्की नहीं कर सकता, अपव्यय अधिक धन खर्च करना, रोगी व्यक्ति, मदिरा का पान करने वाला, अंधकार में अपना जीवन, अज्ञानता में अपना जीवन जीने वाला कभी भी विकास की ओर नहीं जा सकता। तो ये प्रतीकात्मक पात्र हैं कि भारत भी अब इन्हीं पात्रों से घिरा हुआ है। भारत में भी अब ये समस्याएं अपना सिर उठाए खड़ी हैं, इसीलिए भारत की जो दुर्दशा है वो हो गई है, क्योंकि भारत की जनता अब इन सब बीमारियों से, इन रोगों से ग्रस्त है, इन सब समस्याओं से ग्रस्त है, इसीलिए भारत भूमि अब विकास की ओर अग्रसर नहीं हो रही। तो ये प्रतीकात्मक पात्र हैं जो कि भारत की दुर्दशा का उद्घाटन करते हैं या उसको दिखाते हैं। इनके संवादों से क्या पता चलता है कि ये आपस में जो इनके संवाद है उनसे भारत पर इनके द्वारा किए जाने वाले हमले की तैयारियों के बारे में पता चलता है। ये किस पर हमला करना चाहते हैं? भारत पर। भारत कौन है यहाँ पर? मुख्य पात्र है या नायक के रूप में है। पांचवें अंक की अगर हम बात करें तो पांचवें अंक में जो भारत दुर्दैव है उसके हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की एक बैठक होती है। इस बैठक में अलग अलग धर्मों के लोग, जैसे कि बंगाली है, महाराष्ट्री है, इसके साथ देसी है, देसी यानी साधारण व्यक्ति, कवि है, एडिटर, ये सब मिलकर एक बैठक करते हैं। इनके माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से क्या क्या परिवर्तन दिखाना चाहते हैं जो नाटककार हैं, वो नए जागरण की उम्मीद करते हैं, नव जागरण की। और इनके आपसी संवादों से ये पता चलता है कि बंगाली और मराठी नवजागरण की तुलना में जो हिंदी नवजागरण है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, यानी हिंदी भाषा पर विकास नहीं हो रहा, हिंदी में विकास नहीं हो रहा, हिंदी के माध्यम से विकास नहीं हो रहा। इसके बजाय जो बंगाली और मराठी नवजागरण है वो ज़्यादा विकसित है, यानी इस इलाके में यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा अग्रसर है विकास की ओर, जबकि हिंदी भाषी और हिंदी से जुड़े हुए जो लोग हैं उसके माध्यम से नवजागरण अभी बहुत पिछड़ा हुआ दिखाया गया है। किसमें? पांचवें अंक में। छठे अंक की अगर हम बात करें तो छठे अंक में सिर्फ एक ही पात्र है और वो कौन है? वो है भारत भाग्य। ये भी एक पात्र है, भारत भाग्य। इसका लंबा जो गीतात्मक संवाद है, यानी गीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया जो संवाद है, वो भारत के गौरवमय अतीत को भी दिखाता है। किसके माध्यम से? कौन दिखाता है? भारत भाग्य। किसको दिखा रहा है? भारत के अतीत को दिखा रहा है, दुखद वर्तमान को दिखा रहा है, और इनको चित्रित करके वो चिंतित है। इसमें कुशल अभिनय के द्वारा नाटक में रोचकता उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है, इसके गीतात्मक संवाद के माध्यम से। किसके? भारत भाग्य के माध्यम से, जो कि भारत के गौरवमय अतीत का वर्णन तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ दुखद वर्तमान को भी बता रहा है। किसके द्वारा? अपने लंबे गीतात्मक संवाद के द्वारा वो ये बताना चाहते हैं, और इसी संवाद के माध्यम से नाटक को रोचक बनाने का प्रयास किया है नाटककार ने। नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो हमारी जो कथा वस्तु है इसको हमने देखा कि ये 6 अंकों में विभाजित है। सभी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें, इसके नोट्स बना लें, ताकि आपको ये पता रहे कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं, क्योंकि आगे वाले जो सभी पॉइंट्स हैं वो इसी कथा वस्तु पर ही आधारित होते हैं, यहीं से हमें निकालने हैं। तो आपको ये ध्यान रहे कि इसमें 6 अंक हैं और 6 अंक के दृश्य कौन कौन से हैं और उसमें पात्र क्या क्या हैं और कौन सा पात्र किस मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है, और किस अंक के माध्यम से जो नाटककार हैं वो किस समस्या को उठाते हैं या क्या समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसके बाद पात्र योजना। देखिए, पात्रों के बारे में कथा वस्तु के माध्यम से मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुख्य नायक कौन है? भारत है। इसके साथ साथ जो भारत दुर्दैव है वो खलनायक के रूप में है, इसके साथ साथ निर्लज्जा है जो राक्षसी रूप में है, आशा है, सत्यानाश फौजदार है, रोग है, आलस्य है, मदिरा है, अंधकार है, बंगाली है, देसी है, और इसके साथ साथ एडिटर है, कवि है। इन सब पात्रों के बारे में मैं आपको कथा वस्तु के माध्यम से ही विस्तार से बता चुकी हूँ। एक तो गौण पात्र होते हैं, एक मुख्य पात्र होते हैं। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि मुख्य पात्र और गौण पात्र।
मुख्य पात्र यहाँ पर क्या है, नायक के रूप में कौन है, भारत है। और इसी को मुख्य पात्र के रूप में बताया गया है। क्यों? क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत की दुर्दशा का चित्रण करना, और इस चित्रण केवल चित्रण नहीं करना बल्कि उसके समाधान ढूंढना, उस दुर्दशा को समाप्त करने के लिए समाधान ढूंढना। इसलिए मुख्य पात्र कौन है, भारत है। और बाकी गुण इसके साथ साथ मुख्य पात्र में आप भारत दुर्दैव को भी दे सकते हैं, भारत भाग्य को भी दे सकते हैं, और बाकी जो आलस्य है, मदिरा है, अंधकार है, वो सब किस में आ जाएंगे, वो सब गौण पात्रों में आ जाएंगे। अब बात करते हैं देश काल और वातावरण की। देखिए, देश काल और वातावरण, देश काल यानी समय, उसमें क्या है और किस प्रकार के वातावरण को दिखाया गया है। तो यहाँ इस नाटक में अगर देखें तो वर्तमान समय को लिया गया है, वर्तमान भारत भूमि की जो दशा है उसको चित्रित किया गया है। और वातावरण कैसा है, भारत की दुर्दशा का चित्रण यहाँ पर किया गया है। और जो संवाद हैं, चाहे वो रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, ये भारत की दुर्दशा का सजीव चित्रण यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे शमशान का दृश्य आता है, भारत कैसे बेढाल पड़ा है, वहाँ पर कुत्ते हैं, कौवे हैं, सैयार हैं, तो ये सब क्या है, विनाश के प्रतीक हैं। और शमशान घाट में इनका होना क्या दिखाता है, विनाश को दर्शाता है। तो इस तरह से देखें, देशकाल और वातावरण की दृष्टि से अगर देखें तो ये नाटक बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। उसके बाद आती है संवाद योजना। देखिए, संवाद योजना की अगर बात करें तो जो संवाद है वो किसी भी नाटक का प्राण तत्व होते हैं, क्योंकि संवादों के माध्यम से ही नाटक आगे बढ़ता है। और यहाँ पर जो संवाद है वो पात्रों के अनुकूल है, चरित्र को उद्घाटित करते हैं, और इसके साथ साथ कथा के विकास में सहायक हैं, सरल भी है और संक्षिप्त भी है, लेकिन इसके साथ साथ रोचक भी हैं। अगर हम इसमें देखें तो इस नाटक के जो संवाद हैं इसमें से क्या है, हास्य सृजक ये संवाद हैं, और इसके साथ साथ जो कथा है वो गति को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार के संवादों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि नाटक में गीत भी है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर गद्यात्मक और इसके साथ साथ पद्यात्मक दोनों प्रकार के संवाद इस नाटक में हैं। संवादों में विनोदशीलता तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इन संवादों की एक खासियत और भी है, वो क्या कि व्यंग्य में पैनापन है। पैनापन यानी तीखापन, यानी इन संवादों के माध्यम से जो व्यंग्य किए गए हैं वो क्या है, तीखे हैं, करारे हैं, और जो तत्कालीन व्यवस्था है उस पर कटाक्ष किया है इन व्यंग्य के माध्यम से। और ये किससे संभव हुआ, संवादों के द्वारा। तो इसमें आप बता सकते हैं संवादों की खासियत क्या होती है कि पात्रों द्वारा जो आपसी बातचीत है जिससे कथानक आगे बढ़ता है। और संवाद कैसे होने चाहिए, पात्रों के अनुकूल, जैसा कि इस नाटक में भी है, चरित्र को उद्घाटित करने वाले होते हैं, और कथा के विकास में संवाद सहायक होते हैं, जिससे कथा अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। संवाद अगर सरल संक्षिप्त होंगे तो ही वो रोचकता उत्पन्न करेंगे, और इस नाटक के जो संवाद हैं वो इन सभी समीक्षाओं पर खरे उतरते हैं, या सभी गुण संवादों में हैं। इसके साथ साथ इस नाटक में मुख्य बात क्या है कि गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार के संवाद हैं, और इसके साथ साथ व्यंग्य में पैनापन भी इन संवादों के माध्यम से झलकता है। उसके बाद आता है अभिनेता। अभिनेता यानी नाटक में अभिनय कैसा हुआ है, नाटक में अभिनय के माध्यम से क्या ये नाटक अपनी कथा को पूर्णता प्रदान करता है। तो जो अभिनय है वो उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कायिक यानी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, वाचिक यानी संवादों के द्वारा या वचनों के द्वारा बोलकर, आहार्य यानी वेशभूषा के द्वारा, और सात्विक क्या होता है, यानी सबसे अच्छा श्रेष्ठतम अभिनय। कायिक काया या देह शरीर, कायिक क्या है, काया के द्वारा या अंग संचालन के द्वारा, अंगों का संचालन, अंग संचालन के द्वारा जो अभिनय किया जाता है। वाचिक जो बोलकर किया जाता है। आहार्य यानी वेशभूषा, ये आप ध्यान में रखेंगे, वेशभूषा। सात्विक क्या है, जो सबसे श्रेष्ठ अभिनय होता है, श्रेष्ठतम अभिनय, वो सात्विक अभिनय के अंतर्गत आता है। तो हम अगर इस नाटक को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कायिक अभिनय यानी अंग संचालन के द्वारा, जैसे कि शमशान का दृश्य है, या फिर योगी जब आकर लावनी गाता है उस समय भी वो अपने अंगों का संचालन करता है। भारत अपनी दुर्दशा को उद्घाटित करने के लिए अपने अंग संचालन करता है। इसके साथ साथ जैसे भारत दुर्दैव की गर्जना है जिसको
सुनकर भारत बेहोश हो जाता है। तो ये सब जो अंग संचालन हुए हैं ये क्या दिखाते हैं हमें कि यहाँ पर जो भी पात्र है इस नाटक में वो पूर्णतः कुशलता के साथ उनका कायिक अभिनय यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। संवाद, बोलने का मुख्य माध्यम क्या है नाटक में? संवाद है। तो बोलकर भी संवादों के माध्यम से जो अभिनय प्रस्तुत हुआ है वो किसके अंतर्गत आएगा? वाचिक अभिनय के अंतर्गत। तो हम अभिनय के इन तत्वों के आधार पर अगर देखें तो इस नाटक में इन सभी तत्वों का पूर्णता प्रयोग किया गया। वेशभूषा, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो वेशभूषा पहन रखी है वो कैसी पहन रखी है, और किसने? भारत जो दुर्दैव्य है उसने दो तरह की वेशभूषा पहन रखी है। एक तरफ तो वो आदि मुसलमानी वेशभूषा है, दूसरी तरफ आदि क्रिस्तानी वेशभूषा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो वेशभूषा भी दिखा रही है किसको? उस समय के वातावरण को, कि हम तो सदियों से ही गुलाम हैं। कभी हम मुसलमानों के गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम रहे, और उसके बाद हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अभिनेता की दृष्टि से ये नाटक पूर्णतः उपयुक्त नाटक या सफल नाटक कहा जा सकता है। उसके बाद आता है संकलनत्रय। देखिए, संकलनत्रय में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि स्थान कौन सा है, समय कौन सा है और कार्य। इन तीनों की एकता ही किसी नाटक की सफलता का कारण हो सकती है। यानी कार्य, स्थान और समय, जो कार्य किया जा रहा है वो स्थान और समय के अनुकूल होगा तभी नाटक सफल हो सकता है। तो इसमें हम देखें तो इसमें जो कार्य किया जा रहा है वो क्या है? भारत की दुर्दशा का वर्णन किया जा रहा है। समय कौन सा है? जब हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं। स्थान कौन सा है? भारतवर्ष, भारत भूमि की बात कर रहे हैं। यानी सभी जो चीज़ें हैं उनका आपसी तालमेल बहुत अच्छे से बन पड़ा है। यहाँ पर भारतेंदु हरीशचंद्र का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन सभी तीनों चीज़ों को, तीनों तत्वों को एक साथ लाकर नव जागरण का प्रयास किया जाए। नव जागरण किसमें? लोगों में, भारतवर्ष के लोगों को जागृत किया जाए। ऐसा कार्य किया जाए जो समय और स्थान के अनुकूल है। और इस समय भी हम अपनी जो मानसिक गुलामी है उससे उबर नहीं पा रहे हैं। तो इसी मानसिक गुलामी से उबरने के लिए, क्योंकि देखिए वैसे तो 1880 में इस नाटक की रचना हुई और हम आज़ाद कब हुए? 1947 में। तो हमें चाहिए थी, इस समय हम संघर्ष कर रहे थे आज़ादी के लिए, लेकिन जो भारतवर्ष के लोग हैं वो निराश हो चुके थे, गुलामी के आदी हो गए थे। और इस आदत को छुड़ाने के लिए, इस आदत से उबारने के लिए, इस निराशा से उबारने के लिए, इस निराशा को आशा में बदलने के लिए उन्होंने इस नाटक को चुना, जो कि उस समय और स्थान की, उस घटना के बिल्कुल अनुकूल माना जा सकता है। क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए थी और उस आज़ादी के लिए नव जागरण की आवश्यकता थी। तो इसीलिए भारत की दुर्दशा को इन्होंने स्पष्ट किया नाटक के माध्यम से, ताकि भारतवासियों के मन में देश प्रेम के भाव को जागृत किया जा सके। नाटक के उद्देश्य की अगर बात करें तो देखिए, जो भरत मुनि है उन्होंने माना है कि नाटक का मूल उद्देश्य क्या होता है? रस की निष्पत्ति। यानी नाटक में जब भी किसी नाटक की रचना की जाती है तो वो रस उत्पन्न करने के लिए की जाती है। यानी जब नाटक को देखते हैं तो करुण रस उत्पन्न हुआ, या श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ, वात्सल्य रस उत्पन्न हुआ, यानी मन में कौन सा रस उत्पन्न हुआ, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। महिम भट्ट मानते हैं कि इसके माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, या लोक व्यवहार की शिक्षा देना ही नाटक का मुख्य उद्देश्य है, ये मानते हैं भरत मुनि। ये एक आदि परिभाषा आप याद रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रश्न बनेगा, क्योंकि हो सकता है भारत दुर्दशा का केवल अगर उद्देश्य पूछ लिया जाए आपसे, उद्देश्य वर्तमान संदर्भ में इस नाटक का उद्देश्य स्पष्ट करें, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? पहले इस नाटक का परिचय देंगे, फिर उद्देश्य के लिए आप बताएंगे कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग किसी भी नाट्य रचना के अलग अलग उद्देश्य माने हैं। उसमें भरत मुनि जी मानते हैं कि किसी भी नाट्य रचना का मूल उद्देश्य क्या है? रस की निष्पत्ति। और महिम भट्ट मानते हैं, महिम भट्ट ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं लोक व्यवहार की शिक्षा देना ही नाटक का मुख्य उद्देश्य है। जबकि जयशंकर प्रसाद क्या मानते हैं? जयशंकर प्रसाद ये मानते हैं कि नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्माभिव्यक्ति, यानी अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करना ही नाटक का मुख्य उद्देश्य है। तो ये अगर इस तरह से आप छोटी छोटी परिभाषाएं लिखते हैं तो कोई संदेह नहीं कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा तैयार होगा। लेकिन उसके लिए आपको एक भूमिका बनानी पड़ेगी। पूरा प्रश्न एक साथ नहीं आएगा,
इसको वर्तमान संदर्भ में जोड़कर आपको तैयार करना है। वर्तमान संदर्भ में आप दे सकते हैं, पात्र योजना दे सकते हैं, या इसमें वर्तमान संदर्भ में अभिनेता को पूछ सकते हैं, उद्देश्य को पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करनी है, एक भूमिका बनानी है। भूमिका में आपको परिचय बताना है, फिर जो भी आपसे यहाँ पॉइंट पूछा जाता है उसको विस्तार देना है, और अंत में इस नाटक को, इस प्रश्न को निष्कर्ष देकर इसे समाप्त करना है। तो जब उद्देश्य पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से इसकी परिभाषा देंगे। अब इस नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो उस समय की जो अंग्रेजी व्यवस्था है उसको चित्रित करना, यानी अंग्रेज भारतीयों पर किस प्रकार अत्याचार कर रहे हैं उसको इस नाटक के माध्यम से चित्रित करना। दूसरा, भारत की जो प्राचीन गौरवमयी सभ्यता रही है, इतिहास रहा है, उस इतिहास को दिखाना। और दिखाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को जगाना कि जब हम प्राचीन काल में इतने गौरवशाली तरीके से जीवन जी सकते हैं तो वर्तमान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। यानी मन में एक भाव उत्पन्न करना कि वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए प्रयासरत हो भारतवासी। इसके साथ साथ देखें तो देशव्यापी जो समस्त समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हैं, समाज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, नारी से जुड़ी हुई समस्या है, धर्म को यहाँ पर आधार बनाया है, मुख्य रूप से धर्म और समाज, इन दोनों चीज़ों को यहाँ शामिल किया है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि जो पांचवा अंक है उसमें देखते हैं कि समाज के मुख्य लोग, समाज के लोग कौन कौन से हैं? बंगाली है, महाराष्ट्री है, देशी है, कवि है। यानी देखिए बंगाली और महाराष्ट्री धर्म से जुड़े हुए हैं, बंगाल के लोग हैं, क्षेत्र विशेष से जुड़े, महाराष्ट्र के लोग हैं। यानी जो समाज और धर्म आपस में बट रहा है उसको दिखाना यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है इनका, कि हमें इनका तालमेल बनाए रखना है। इसके माध्यम से देश को बांटना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से देश में प्रेम का भाव जागृत करना है, नव जागरण को लेकर आना है। हमें इनको आधार बनाकर, समाज को और धर्म को आधार बनाकर विभाजित नहीं होना। तो ये इनके मुख्य उद्देश्य रहे इसमें। इसके साथ साथ राष्ट्रीय प्रेम, देश प्रेम का जो भाव है वो लोगों में जागृत करना भी इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इस तरह से आप इसके मुख्य उद्देश्य बताएंगे और उनको विस्तार से यहाँ पर वर्णित करेंगे। जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे, ये नाटक आपको और कहीं नहीं मिलता तो गूगल पर ज़रूर मिलेगा। जब इस नाटक को आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैं केवल इनको संक्षिप्त तौर पर यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। अब बात करते हैं भाषा की। देखिए इस नाटक में अगर भाषा को हम देखें तो यहाँ पर टकसाली उर्दू का प्रयोग नहीं किया गया। जो मुगलों से प्रभावित भाषा थी, फारसी से प्रभावित भाषा थी, उर्दू जो हमारे यहाँ हिंदी से पहले उर्दू और फारसी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, उसको त्याग दिया है। बल्कि जो लोक प्रचलित हिंदी है, यानी सामान्य लोगों में प्रचलित जो हिंदी है, उस भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसमें बनारसी बोली के शब्दों का भी बहुत अच्छे से, कुशलता से समावेश भारतेंदु जी ने किया है। यानी बनारसी बोली का भी यहाँ पर शामिल किया है, इसके शब्दों को भी यहाँ पर शामिल किया है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग नाटक की भाषा को सहज और सरल बना देता है, जिससे कि आम जन भी इस नाटक को समझ पाए और इसके उद्देश्य की पूर्ति में जो नाटककार है उनका सहयोग करे। इसी कामना के साथ उन्होंने इस नाटक की रचना की है। अंत में आप इसका निष्कर्ष डालेंगे और निष्कर्ष में आप बताएंगे कि जो ये भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जो ये नाटक है भारत दुर्दशा, ये अपने उद्देश्य को पूर्ण करता है अपने कथानक के माध्यम से। उद्देश्य क्या है? नव जागरण की भावना को प्रबल करना, लोगों को जागृत करना और देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, ऐसे उनको संदेश देना इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नाटक बहुत अच्छे से समझ में आया है और जिस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है वो उद्देश्य अवश्य पूर्ण हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।